फंडेड अकाउंट। कुछ लोग इसे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं और कुछ लोग इसे एक स्कैम मानते हैं। इंटरनेट पे आपको हर दिन फंडेड अकाउंट के ढेरों पे आउट स्क्रीनशॉट्स दिख जाएंगे। कोई $10,000 का विड्रॉल कर रहा है तो कोई $50,000 का पे आउट क्लेम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब रियल है या फिर ये सब ट्रेडिंग इंडस्ट्री का एक और बड़ा स्कैम है। क्या प्रॉप फर्म्स वाकई ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए पैसे देती हैं या फिर वो सारे मिलकर अगेन रिटेल ट्रेडर्स के साथ कोई स्कैम कर रही हैं। क्योंकि अगर ये स्कैम नहीं है तो फिर 95% ट्रेडर्स चैलेंज पास क्यों नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको फंडेड अकाउंट की पूरी रियलिटी, स्कैम करने वाली प्रॉप फर्म्स को पहचानने के तरीके और फंडेड अकाउंट चैलेंज पास करने का प्रैक्टिकल रोड मैप बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आपको फंडेड अकाउंट को बहुत ही डिटेल में समझाया था, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया और काफी प्यार भी दिया, जिसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ये वीडियो उसी वीडियो की कंटिन्यूशन है, इसलिए आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तब आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आप फंडेड ट्रेडर्स की इस जर्नी में अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए पाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंडेड अकाउंट इंडस्ट्री की रियलिटी। सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि क्या फंडेड अकाउंट एक स्कैम है। तो देखो, फंडेड अकाउंट इंडस्ट्री ना पूरी तरह से स्कैम है ना ही पूरी तरह से जेन्युइन। रियलिटी इन दोनों के बीच में है। मार्केट में जेन्युइन प्रॉप फर्म्स भी हैं और फेक प्रॉप फर्म्स भी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक मार्केट में जेन्युइन स्टॉक कंपनीज भी होती हैं और फ्रॉड कंपनीज भी होती हैं। तो प्रॉब्लम फंडेड अकाउंट में नहीं है, प्रॉब्लम है गलत प्रॉप फर्म्स चूज करने में। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आइए इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझते भी हैं और इन्हें इसी वीडियो में सॉल्व भी कर देते हैं, ताकि आपको फिर से अपने ये डाउट्स लेकर इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रॉब्लम की, यानी हम एक सही प्रॉप फर्म कैसे चूज करें। तो इसके लिए आपको इंडस्ट्री में पहले से मौजूद सभी प्रॉप फर्म्स में से स्कैमर्स और जेन्युइन प्रॉप फर्म्स को फिल्टर करना होगा, ताकि आप सिर्फ जेन्युइन प्रॉप फर्म्स पर ही फोकस कर सके। जिसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा प्रॉप फर्म स्कैम को कैसे पहचाने। तो गाइस, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्लू है कि अगर कोई प्रॉप फर्म आपको बहुत ही सस्ते में कोई फंडेड अकाउंट देने का प्रॉमिस कर रही है तो ये एक रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर आपने फंडेड अकाउंट पर मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करने वाले प्रॉप फर्म्स एक रिस्क पूल सिस्टम के जरिए पैसे कमाती है। और अगर इस रिस्क पूल में ही सफिशिएंट फंड नहीं होगा, जो कि लो चैलेंज फीस के केस में पॉसिबल ही नहीं है, तो ये श्योर है कि ऐसे प्रॉप फर्म्स कभी भी आपको रियल फंडेड अकाउंट नहीं देने वाली। और कोई ना कोई रूल रेगुलेशन आपसे ब्रीच हो गया, ये बहाने लगाकर या तो आपको चैलेंज पास ही नहीं करने देगी या फिर ये एक ओपन स्कैम होगा, जिसमें आपके चैलेंज के पैसे ये कभी प्रॉपर सपोर्ट टीम के ना होने की वजह से, कभी सिक्योरिटी अटैक के नाम पर, या आपके पास आफ्टर चैलेंज परचेस इन तक ना पहुंच पाने के लिए कोई ना कोई स्कैमर्स वाली एक्टिविटी अपनाकर आपके चैलेंज की फीस हड़प कर जाएंगे। इसलिए आपको स्पेशली ऐसे चीप फंडेड अकाउंट चैलेंज देने वाली प्रॉप फर्म से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एस्टेब्लिश्ड एंड रेपुटेटेड प्रॉप फर्म्स चेक। जब भी आप किसी प्रॉप फर्म का चुनाव करें तो हमेशा एक वेल एस्टेब्लिश्ड यानी पुरानी और रेपुटेटेड फर्म को ही चूज करें। आज के हाई वोलेटाइल मार्केट में एक लंबे समय से काम कर रही फर्म जिसके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, वही आपको एक सेफ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट दे सकती है। एक क्रेडिबल और ट्रस्टवर्थी प्रॉप फर्म के साथ जुड़ने का मतलब है ट्रांसपेरेंट रूल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट पे आउट्स। इन शॉर्ट, एक इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड के साथ काम करके ही आप अपने हार्ड अर्न कैपिटल और प्रॉफिट को सेफ रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हिडन रूल्स। काफी सारे प्रॉप फर्म्स अपनी मार्केटिंग करते समय कुछ और ट्रेडिंग रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन बताती हैं, जबकि इनकी वेबसाइट और रूल सेक्शन में कुछ और ही लिखा होता है। इसलिए जिस किसी प्रॉप फर्म का चैलेंज आप परचेस करने जा रहे हैं, उनका चैलेंज परचेस करने से पहले एक बार उनके सभी रूल एंड रेगुलेशंस को लाइन बाय लाइन ध्यान से जरूर पढ़ें। पॉइंट नंबर 4, विड्रॉल कंप्लेंट्स। इंटरनेट पे किसी भी फेक या स्कैम को आइडेंटिफाई करने के लिए आज के टाइम पे सबसे पावरफुल चीज है रिव्यूज एंड कम्युनिटीज, लाइक गूगल रिव्यूज, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, रेडिट डिस्कशन, यूट्यूब कमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इन सब में विड्रॉल कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए कोई फंडेड अकाउंट बाय मत करो। पर ऐसी इन्वेस्टिगेशन का प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी जगह जा जाके एक एक प्रॉप फर्म्स का इन्वेस्टिगेशन करना इतना आसान भी नहीं है। बट डोंट वरी, इसका भी एक इजीएस्ट सोल्यूशन है मेरे पास। यानी आपको कहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करना है जहां से एक ही बार में आपको ये बेटर आउटलुक मिल जाए, वो भी मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पॉइंट नंबर 5, रूल चेंजेस। अगर कंपनी बार बार रूल बदल रही है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। पॉइंट नंबर 6, नो ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको कंपनी के फाउंडर्स ओनर्स का पता नहीं, एड्रेस क्लियर नहीं है, कस्टमर सपोर्ट वीक है, तो चैलेंज बाई करने से पहले 10 बार सोचना जरूरी है। तो गाइज, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखकर आप स्कैमर प्रॉप फर्म से बच सकते हैं। चलिए अब मैं आपको प्रॉप फर्म चूज करने का प्रोफेशनल मेथड बताता हूँ। अगर मुझे कोई नई प्रॉप फर्म चूज करनी हो तो मैं ये चेकलिस्ट फॉलो करूंगा। ट्रेडिंग रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हैं या नहीं, यानी जिन ऑफर्स और रूल्स के बेस पर कंपनी खुद को प्रमोट कर रही है क्या वही सेम चीजें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा
क्या कोई ऐसे हिडन रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस तो नहीं है जिसके बारे में उन्होंने अपने एड्स, प्रमोशनल मटेरियल्स ऑफिशियल वेबसाइट पेजों पर नहीं किया गया, लेकिन बाद में अकाउंट फेल करने, पे आउट डिनायल्स या फिर प्रॉफिट इनवैलिडेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉ डाउन। किसी भी फंडेड अकाउंट को चुनने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि उनका ड्रॉ डाउन इतना प्रैक्टिकल है कि नहीं कि आप उसके अंदर रहकर सही रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अप्लाई कर सकें, क्योंकि कई बार प्रॉफिट टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रॉ डाउन स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पर प्रॉप फर्म दो प्रकार के ड्रॉ डाउन प्रोवाइड करती हैं। पहला है ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में ड्रॉ डाउन लेवल फिक्स नहीं रहता, बल्कि आपके अकाउंट बैलेंस या इक्विटी के साथ ऊपर की ओर मूव करता रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका स्टार्टिंग कैपिटल $2500 है और आपको 5% का ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन दिया गया है, तो आपकी स्टार्टिंग ड्रॉ डाउन लेवल होगी $2375। और अगर आपको स्टार्टिंग से ही लॉस होने लगता है, तो जैसे ही आपका कैपिटल $2375 तक पहुंचेगा, आपका ड्रॉ डाउन लिमिट हिट हो जाएगा और आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। लेकिन यदि आप प्रॉफिट कमाते हैं तो ड्रॉ डाउन भी आपके नए कैपिटल के अकॉर्डिंग रिकैलकुलेट होने लगता है। मान लीजिए आपने $100 का प्रॉफिट कमा लिया और आपका अकाउंट बैलेंस $2600 का हो गया। अब 500 ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन के अकॉर्डिंग आपका न्यू ड्रॉ डाउन लेवल $2470 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ड्रॉ डाउन लेवल भी ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, जिसकी वजह से आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा रिस्क बफर देने के बजाय ड्रॉ डाउन लिमिट को ऊपर शिफ्ट कर देता है। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन को एज कम्पेयर टू स्टैटिक ड्रॉ डाउन डिफिकल्ट मानते हैं। सेकंड ड्रॉ डाउन टाइप है स्टैटिक ड्रॉ डाउन। स्टैटिक ड्रॉ डाउन में ड्रॉ डाउन लेवल एक बार फिक्स हो जाता है और उसके बाद आपके प्रॉफिट करने के बाद भी नहीं बदलता। यानी सेम $2500 के कैपिटल वाले एग्जांपल को अगर हम लें और अगर आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 5% स्टैटिक ड्रॉ डाउन है, तो आपका ड्रॉ डाउन लेवल $2375 ही रहेगा। अब अगर आपने $100 का प्रॉफिट कमाकर बैलेंस को $2600 तक भी पहुंचा दिया, तब भी आपका ड्रॉ डाउन लेवल $2375 ही रहेगा। इसका मतलब है कि अब आपको $225 का एक्स्ट्रा बफर मिल जाएगा, जो मार्केट फ्लक्चुएशंस को संभालने में आपकी हेल्प करता है और अकाउंट के जल्दी ब्रीच होने की पॉसिबिलिटीज को कम कर देता है। और मेरे हिसाब से भी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स के लिए स्टैटिक ड्रॉ डाउन वाले फंडेड अकाउंट्स ही ज्यादा रिलायबल और ट्रेडर फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट करना आसान होता है और प्रॉफिट बढ़ने के साथ ही आपकी सेफ्टी बफर भी बढ़ जाती है और अकाउंट को लंबे समय तक सेफ रखना ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए फंडेड अकाउंट चूज करते समय आपको ड्रॉ डाउन स्ट्रक्चर जरूर देखना चाहिए और फिक्स स्टैटिक ड्रॉ डाउन वाले प्रॉप फर्म्स को ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पे आउट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। किसी भी प्रॉप फर्म्स को चुनने से पहले उसके पे आउट हिस्ट्री की अच्छी तरह जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कंपनी के बड़े बड़े वादों पर भरोसा करने के बजाय रियल ट्रेडर्स के रिव्यूज, कम्युनिटी फीडबैक और पेमेंट प्रूफ्स को भी देखना चाहिए। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि उस प्रॉप फर्म्स के बारे में पे आउट रिलेटेड निगेटिव रिव्यूज बहुत कम या ना के बराबर हों। पे आउट डिले, पे आउट डिनायल या पे आउट रिजेक्शन के मामले कम से कम हो। ट्रेडर्स को उनके प्रॉफिट समय पे मिल रहे हो। कंपनी छोटी मोटी टेक्निकल इश्यूज को बेस बनाकर पे आउट रोकने या अकाउंट वायलेशन का बहाना बनाने के लिए बदनाम ना हो। इसके अलावा ट्रस्टपायलट, रेडिट, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, यूट्यूब रिव्यूज और ट्रेडिंग फोरम्स पे भी यह जांचें कि कहीं बड़ी संख्या में ट्रेडर पे आउट ना मिलने, अकाउंट टर्मिनेशन या प्रॉफिट कॉन्फिस्केशन जैसे प्रॉब्लम्स की बहुत ज्यादा शिकायत तो नहीं है, क्योंकि एक अच्छी प्रॉप फर्म वही मानी जाती है जिसके पे आउट हिस्ट्री ट्रांसपेरेंट, रेगुलेट, कंसिस्टेंट और रिलायबल हो। और अगर किसी प्रॉप फर्म्स के बारे में पे आउट से जुड़ी शिकायतें बार बार देखने को मिल रही हैं, तो चाहे उसके ऑफर कितने भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, ऐसे फर्म से आप दूर ही रहें तो बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। किसी भी प्रॉप फर्म्स को चुनते समय उनके कस्टमर सपोर्ट क्वालिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे फर्म कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या इशू हो और समय पर आपको हेल्प नहीं मिलती, तो यह आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे भी इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए यह जरूर चेक करें कि कस्टमर सपोर्ट आपके क्वेश्चंस और प्रॉब्लम का जल्दी और क्लियर आंसर देती है या नहीं। ईमेल, लाइव चैट, डिस्कॉर्ड या टिकट सिस्टम जैसे सपोर्ट चैनल्स अवेलेबल है या नहीं। पे आउट्स, रूल क्लैरिफिकेशन, अकाउंट इश्यूज या टेक्निकल प्रॉब्लम जैसी सिचुएशन में सपोर्ट टीम का हेल्पिंग और प्रोफेशनल बिहेवियर है या नहीं। सपोर्ट रिक्वेस्ट का सोल्यूशन कई दिनों या कई हफ्तों तक पेंडिंग तो नहीं रखा जाता। कम्युनिटी रिव्यूज में कस्टमर सपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें ना हो। आप चाहें तो फंडेड अकाउंट खरीदने से पहले सपोर्ट टीम को 1-2 जनरल क्वेश्चन भेजकर उनकी रिस्पॉन्स स्पीड और क्वालिटी को खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी प्रॉप फर्म्स केवल अच्छे रूल, पे आउट से नहीं पहचानी जाती, बल्कि इस बात से भी पहचानी जाती है कि उनके क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स के समय कस्टमर सपोर्ट कितनी तेज, हेल्पफुल और रिस्पॉन्सिबल है। अगर सपोर्ट टीम रिस्पॉन्सिव है तो फ्यूचर में आने वाली कई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ब खुद आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना। किसी भी प्रॉप फर्म्स को चुनने से पहले उसके ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ अट्रैक्टिव ऑफर्स, बड़े फंडिंग क्लेम्स या मार्केटिंग कैंपेन देखकर ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यह भी जानना जरूरी है कि कंपनी कितने समय से मार्केट में एग्जिस्ट करती है और उसका अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसलिए ये जरूर चेक करें कि कंपनी कितने ईयर से सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही है, क्या फर्म ने समय के साथ अपने ट्रेडर्स को लगातार पे आउट दिए हैं, कंपनी के खिलाफ कोई बिग स्केल पर फ्रॉड, स्कैम, पेमेंट इश्यूज
की कोई शिकायत तो नहीं है? क्या कंपनी ने मार्केट के डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने ऑपरेशंस को स्टेबल रखा है? ट्रेडिंग कम्युनिटी में कंपनी की रेपुटेशन कैसी है और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? कंपनी के रूल्स, पे आउट पॉलिसीज और बिजनेस मॉडल समय समय पर कितने ट्रांसपेरेंट रहे हैं? इसके अलावा ये भी देखिए कि कंपनी की हिस्ट्री अचानक रूल चेंज, मैसिव अकाउंट क्लोजर्स या ट्रेडर्स के प्रॉफिट रोकने जैसे इंसिडेंट्स से तो नहीं जुड़ी हुई है। एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का सिग्नल होता है कि कंपनी केवल मार्केटिंग के दम पर नहीं बल्कि अपने रियल परफॉर्मेंस और ट्रेडर ट्रस्ट के आधार पर मार्केट में टिकी हुई है। इसलिए फंडेड अकाउंट खरीदने से पहले हमेशा ऐसी प्लेटफॉर्म्स को इंपॉर्टेंस दे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा, स्टेबल और ट्रस्टवर्थी रहा हो। नेक्स्ट है ट्रेडिंग रूल्स एंड कंडीशन रियलिस्टिक है या नहीं। तो एक फंडेड अकाउंट खरीदने से पहले आपको यह भी जरूर चेक कर लेना चाहिए कि ट्रेडिंग कंडीशंस एक्चुअल में रियलिस्टिक है, अचीवेबल है या नहीं। कई बार कंपनियां बड़े फंडिंग अकाउंट्स और अट्रैक्टिव ऑफर्स दिखाती हैं, लेकिन उनके रूल और टारगेट्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि मैक्सिमम ट्रेडर्स के लिए उन्हें कंसिस्टेंटली पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ये पॉइंट जरूर देखें कि प्रॉफिट टारगेट रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हैं या फिर बहुत अग्रेसिव हैं। ड्रॉ डाउन लिमिट्स इतने जरूर होने चाहिए जिनके अंदर रहकर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कर सकें। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, कंसिस्टेंसी रूल्स और अदर रिस्ट्रिक्शन जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। न्यूज ट्रेडिंग, ओवरनाइट होल्डिंग, वीकेंड होल्डिंग या ट्रेडिंग स्टाइल से जुड़ी कंडीशंस क्लियर एंड प्रैक्टिकल हो। ट्रेडिंग रूल्स इस तरीके से बनाए गए हों कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर उन्हें लो रिस्क ट्रेडिंग के थ्रू भी पूरा कर सके, ना कि केवल हाई रिस्क वाले ट्रेड्स लेकर। और ये भी देखें कि चैलेंज को पास करने के लिए आपको अनवांटेड रिस्क तो नहीं लेना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि फर्म की ट्रेडिंग रूल्स एंड कंडीशंस में हो सकती है। एक अच्छी प्लेटफॉर्म्स वही होती है जिसकी कंडीशन ट्रेडर को फेल करने के बजाय सक्सेस के लिए डिजाइन की गई हो। अगर रूल, टारगेट्स और रिस्ट्रिक्शंस रियल मार्केट कंडीशन के हिसाब से बनाई गई हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं, तो ऐसी फर्म को चुनना एक इंटेलिजेंट डिसीजन होगा। तो गाइज, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको एक प्लेटफॉर्म में मिलते हैं तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, यानी ट्रेडर्स की रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की। बहुत से ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट चैलेंज खरीदते ही ये सोचने लगते हैं कि अब मैं कुछ ही दिनों में फंडेड ट्रेडर बन जाऊंगा और बड़े अकाउंट से ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और पिछला सारा लॉस कवर कर लूंगा, और वहीं से ये गलत बस में फिर से सवार हो जाते हैं और इनके फंडेड अकाउंट जर्नी का डाउनफॉल भी यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक उनकी पिछली लॉस मेकिंग ट्रेडिंग जर्नी की तरह। क्योंकि आप मुझे बताओ कि अगर किसी ने ऐसे माइंडसेट वाले ट्रेडर को एक बड़ा कैपिटल वाला फंडेड अकाउंट दे भी दिया तो इससे क्या उसके माइंडसेट में कोई चेंज आ जाने वाला है, या फिर वो फिर से अपने वही पुराने गैम्बलर माइंडसेट से ही इस अकाउंट को भी मिसयूज करेगा? जवाब आपको पता है। तो ट्रेडिंग कैपिटल बड़ा कर देने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, जब तक उसके एक्सपेक्टेशंस मार्केट को लेकर रियलिस्टिक ना हो, ना कि अनरियलिस्टिक। क्योंकि जहां छोटे कैपिटल को आप डबल यानी कैपिटल का 100% गेन करने का सोचते थे, जो कि बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, वहीं अगर आप बड़े कैपिटल वाले अकाउंट का 10% का भी मंथली टारगेट रखते हो तो ये काफी बड़ी रकम होती है, जो कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, $100 के कैपिटल को एक ही मंथ में $200 का कैपिटल बना लेना एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ये आपके इनिशियल कैपिटल का 100% मंथली रिटर्न हुआ। भले ही आप ऐसा पहले भी कर चुके हो या आपने ऐसा कई बार पहले भी किया हो, बट ऐसा करना आपके लिए भी अगेन एंड अगेन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करने की क्षमता रखते हो तो इस दुनिया में आपसे बड़ा ना कोई ट्रेडर पैदा हुआ है और ना हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने अपने कैपिटल को $100 से सिर्फ 10 टाइम भी डबल कर लिया तो ये $1,24,100 होते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है या फिर एक $10,000 की फंडेड अकाउंट का 10% मंथली रिटर्न जो कि $1,000 होता है, ये एक रियलिस्टिक रिटर्न माना जाएगा। आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी बिलियनर ट्रेडर्स के कुछ जनरल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से 95 ट्रेडर्स चैलेंज पास करने में फेल हो जाते हैं। रीजन नंबर 1, प्रॉफिट टारगेट पे ही फोकस। मैक्सिमम ट्रेडर ट्रेडिंग रूल्स भूलकर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टारगेट पर ध्यान देते हैं, जिन्हें वो कम से कम समय में अचीव करना चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। रीजन नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग। हर मूव ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, फिर भी इन बिगिनर ट्रेडर को हर मूव पे ट्रेड नजर आता है और वो हर मूव पे ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी ना के बराबर हो जाती है और वो अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। रीजन नंबर 3, बिग पोजीशन साइजिंग। चैलेंज पास करने की जल्दी में ट्रेडर अपने लॉट साइज बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से एक या दो ट्रेड ही गलत जाने पे अकाउंट ब्रीच हो जाता है। वो अपने डेली ड्रॉडाउन या मैक्स ड्रॉडाउन को रीच कर लेते हैं और अकाउंट ब्रीच हो जाता है। रीजन नंबर 4, रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद लॉट साइज डबल, फिर अगेन लॉस और फिर लॉट साइज डबल, देन फिर लॉस और फिर अकाउंट ब्रीच। रीजन नंबर 5, नो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बिना फंडेड ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है। फिर भी मैक्सिमम ट्रेडर यही मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही फंडेड अकाउंट मिलता है वो अपने पुराने पैटर्न की तरह ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जबकि करना उन्हें ये होता है कि अपने मैक्स ड्रॉडाउन को या डेली ड्रॉडाउन को एटलीस्ट 20 या 50 या 100 ट्रेड्स के लिए स्प्लिट कर लें, यानी अपने डेली ड्रॉडाउन को 20, 50 या 100 ट्रेड्स के लिए डिवाइड कर लें और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, तो आपके फंडेड अकाउंट जल्दी ब्रीच होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं चैलेंज पास करने के रियल रोड मैप की। तो गाइज, अब मैं आपको वही रोड मैप बताऊंगा जो सक्सेसफुल फंडेड ट्रेडर फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, डेमो अकाउंट। कभी भी चैलेंज खरीदने की जल्दी मत करो, पहले डेमो अकाउंट पर कंसिस्टेंसी बनाओ। डेमो अकाउंट आपको
आपको सभी ब्रोकर्स फ्री में प्रोवाइड करती हैं, तो पहले उस पर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि फंडेड अकाउंट में भी आपको कभी भी रियल अकाउंट दिया नहीं जाता। तो जो लोग ये कहते हैं कि डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करने से आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, तो फंडेड अकाउंट में ये साइकोलॉजी खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। स्टेप 2, फिक्स्ड रिस्क। एक ट्रेड में 0.5% या मैक्सिमम 1% का ही रिस्क लो, बस। इससे अपने आप आपके डेली ड्रॉडाउन और मैक्स ड्रॉडाउन का रिस्क और मनी मैनेज हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, डेली लॉस लिमिट। अपनी पर्सनल लॉस लिमिट बनाओ, यानी आपके डेली ड्रॉडाउन से अपनी लॉस लिमिट कम रखो, ताकि आप कभी भी डेली ड्रॉडाउन को रीच ना करो और अकाउंट ब्रीच होने से बच जाए। फॉर एग्जांपल, आज ट्रेड लिया, 2 लॉस हुए, ट्रेडिंग बंद, फिर ट्रेड करने नेक्स्ट डे आओ। स्टेप 4, A+ सेटअप। सिर्फ बेस्ट सेटअप ट्रेड करो, हर कैंडल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 5, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट, मिस्टेक्स, इमोशंस, सेटअप, सब कुछ इस ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन कर दो, और हर दिन ट्रेड लेने से पहले इन्हें एक बार जरूर पढ़ लो। स्टेप 6, पेशेंस। चैलेंज को मैराथन रेस समझो, 100 मीटर की रेस नहीं, यानी वेरी स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करो और एटलीस्ट 1 मंथ का प्लान करो, ना कि एक ही ट्रेड में अंबानी बनने का सपना। तो गाइज, ये कुछ स्टेप थे जिन्हें फॉलो करके आप आराम से फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ चैलेंज इजिली पास करने की सच्चाई। बहुत लोग इंटरनेट पे, यूट्यूब पे यही सर्च करते हैं कि चैलेंज इजिली पास कैसे करें। तो सच ये है कि चैलेंज पास करने का इजीएस्ट वे है उसे पास करने की कोशिश मत करो, रूल फॉलो करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। जब ट्रेडर टारगेट के पीछे भागता है वो फेल होता है, जब ट्रेडर प्रोसेस फॉलो करता है वो सर्वाइव करता है, और जो सर्वाइव करता है वही फंडेड ट्रेडर बनता है। फंडेड अकाउंट लॉटरी नहीं है, ये प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट टेस्ट है। आप अपनी स्ट्रेटेजी से चैलेंज पास कर सकते हो, लेकिन फंडेड अकाउंट को लॉन्ग टर्म सर्वाइव सिर्फ और सिर्फ आपका डिसिप्लिन करवा सकता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने सीखा स्कैमर प्रॉप फर्म्स को कैसे पहचाने, जेन्युइन प्रॉप फर्म्स कैसे चूज करें, 95% ट्रेडर्स चैलेंज पास करने में फेल क्यों होते हैं, और चैलेंज पास करने का रियल रोड मैप क्या है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या आपको मेरे सिखाने और समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपने कभी फंडेड अकाउंट ट्राई किया है या नहीं, और अगर किया है तो पास हुए या फेल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।